हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट ईयर जो है ना वो इलेक्शन ईयर है, ठीक है ना। तो इलेक्शन ईयर से पहले और इलेक्शन ईयर में आपको कुछ ना कुछ वैकेंसीज देखने को जरूर मिलेंगी, वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी वैकेंसीज आएंगी वो काफ़ी जल्दी उसको एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम स्लॉट में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास वैकेंसी है वो कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, इसको केस 2023 कह रहे हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, CSIR के ये अंडर में आएगी और बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक इसके एम्बेट में ही आती है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें, ये जो वैकेंसी आई है CSIR वो ASO और SO दोनों की आई है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं उनकी बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 444 है, जो कि एक काफ़ी अच्छी सीट है। अगर आप कंपेयर करो किसी से, अगर आप किसी लूप में फंसे हो, जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ें परेशान कर रही हैं मुझे, तो उस कंडीशन में भी आपके लिए काफ़ी सही चीज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 444 है, जो कि एक बहुत ही अच्छी सीट है, ठीक है ना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 10 साल के बाद, लगभग 10 साल के बाद 2013 में इसकी एग्ज़ाम हुई थी, अब 2023 में ये एडवर्टीजमेंट फिर से आया है, ठीक है ना। काफ़ी ही अच्छा पोस्ट है और इसकी जो लोकेशंस होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। क्लियर है। चलिए, अगर हम लोग स्टार्टिंग सबसे पहले समझ लेते हैं 444 जो सीट है उसमें जो वैकेंसी ब्रेकअप है वो किस तरीके से है। तो दो तरीके का सीट है, एक तो आपको हो जाएगा सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है ना, एक हो जाएगा आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, ठीक है। SO की टोटल 76 सीटें हैं और जो ASO है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसमें आपको 368 सीटें हैं, टोटल 368 सीट्स हैं, ठीक है ना। दोनों आपको ग्रेड B पोस्ट है, लेकिन SO जो है वो गैजेटेड पोस्ट है और ASO जो है वो गैजेटेड नहीं है, ठीक है ना। दोनों के लिए आपको ग्रेजुएशन आपकी प्राइमरी मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कोई स्पेशलिटीज़ नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ ग्रेजुएट हो आप तो आप उसको भर सकते हो, ठीक है ना। एज लिमिट में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, 33 ईयर्स जनरल के लिए रखा गया है और बाकियों का एज पर द रिलैक्सेशन नॉर्म्स, ठीक है ना। अगर हम लोग सैलरी की बात कर ले, बस बेसिक मैं ऊपर से बताता हूँ आपको, तो लगभग SO में जो सेक्शन ऑफिसर होंगे उनको लगभग 90 से लेकर 95K तक आपको मिलेगा इन हैंड। और अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात कर ले तो ये आपको लगभग 80K के आसपास मिलेगा, 80 से 85K के आसपास। क्लियर है। अब देखिए, हम लोग कुछ इसकी डेट वेट जान लेते हैं, फिर हम लोग, देखो मेरा मेन एम है इस वीडियो बनाने का कि इसमें जो उनकी सिलेबस है ना उसको देखेंगे कि आखिर क्या जो भी बच्चे UPSC या स्टेट PCS कर रहे हो, क्या उनको ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। उनको ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके मन में ये आएगा कि इसमें अगर रीजनिंग एप्टी है तो फिर CGL वाले अच्छा कर लेंगे या फिर UPSC वाले अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं बताता हूँ किसके लिए क्या होगा, वो एक एक चीज़ करके जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं, स्टार्ट डेट की बात कर लेते हैं। स्टार्ट डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो आपको 8 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा और ये मतलब 17 आवर से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। 8 दिसंबर से आपको ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे बार 12 जनवरी तक चलेगा। जो डेट होगा वो कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 12 जनवरी तक। मतलब आप ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन को चाहते हो तो 12 जनवरी तक आपको पूरा टाइम मिलेगा, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो आपको 14 जनवरी तक, ठीक है ना, कर सकते हो आप फ़ी, ठीक है। और जो स्टेज 1 का जो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव मतलब फ्लक्चुएट भी कर सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो फरवरी 2024 में ये एग्जाम हो जाएगा। मिड फरवरी मुझे लगता है, ये मिड फरवरी तक चला जाएगा एग्जाम, लेकिन उससे लेट मत समझना, क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो ये लोग जल्दी जल्दी करवाएंगे। इलेक्शन ईयर है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना। फिर आचार संहिता लग जाएगा तो उसमें आप फिर फंसोगे, ठीक है। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ स्टेज 2 एग्जाम की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है ना, ये अभी नोटिफाई किया जाएगा CSIR के वेबसाइट पे, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड का भी इशू होगा, ये भी नोटिफाई किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक चीज़ समझते हैं इसके बारे में। CSIR के बारे में तो पता ही होगा। CSIR जो होता है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1942 में, ठीक है ना। एक ऑटोनोमस बॉडी है, एजिस तो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में है। बेसिकली इसका जो मेन जो है ना, ये नेशन का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, R&D के लिए काफ़ी जाना जाता है। डायनेमिक नेटवर्क है, 36 टोटल नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स भी हैं, एक इनोवेशन कॉम्प्लेक्स भी है और 3 यूनिट भी है पूरे पैन इंडिया में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ना, अगर आप इसमें काम करोगे ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। बहुत अच्छा किस लिए फील होगा, एक तो R&D चीज़ों को आप अपने नज़दीक से देख सकते हो, दूसरी आपकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होगी, तीसरी की बहुत ज़्यादा आपको फील्ड वर्क नहीं है, मतलब फील्ड वर्क ना के बराबर आप समझ के चलो, ठीक है ना। तो बेसिक यही है। क्लियर। इनकी जो एक्चुअल वेबसाइट है वो आपको इस लिंक्स के थ्रू आप जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी और चीज़ें समझते हैं। चलिए अब देखिए, 2 डिटेल वैकेंसी मैंने आपको बताई।
जो भी वैकेंसीज हैं उसमें सेक्शन ऑफिसर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जनरल, F&A, SNP, ठीक है ना। जनरल, SNP स्टैंड फॉर स्टोर्स एंड परचेज, F&A स्टैंड फॉर फिनांस एंड अकाउंट। देखिए ये डिपार्टमेंट है, कैडर है, ये आपको तभी, ये आप जब फिल करोगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आप क्या क्या नंबर लाए हो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा ये, लेकिन आपको पहले सीक्वेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन ऑफिसर की बात कर ले, वैकेंसी कोड आपकी ये है, नो नीड टू नो। नंबर ऑफ पोस्ट बात करें अगर हम लोग तो टोटल 76 है सेक्शन ऑफिसर के लिए। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो है वो आगे दिया हुआ है, वो हम लोग देख लेंगे। क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं तो ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है, पे लेवल आपकी 8 है, ठीक है, और 47,600 से लेके 1,51,000 तक है। तो मैंने आपको जितना बताया इनहैंड सैलरी उतना ही आपको मिलेगा, उसी के आसपास, ठीक है ना। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी डिग्री अलाउड है, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए बच्चे बहुत भरेंगे इसको, ठीक है ना, फॉर्म फिल बहुत लोग करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए एकदम ये समझो कि बना बनाया केक है। मैं सच बता रहा हूँ, आपको देख के डर लगेगा कि इंग्लिश भी है, फिर एप्टी रीजनिंग भी है, लेकिन मेरी मानो, आपको देखो हर लोग ना इस लेवल पे जाकर के जीएस पढ़ते नहीं है। मैं आपको जब आगे सिलेबस बताऊंगा ना तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि आखिर मैं ये बात है क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आगे उस पर बात करेंगे। तो अभी देखिए इसकी जो एज लिमिट है वो भी 33 ईयर दिया है, हो सकता है 10 साल पे ये लोग निकाले हैं तो 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, एएसओ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वैकेंसी कोड तो जानने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स देखिए इसमें काफ़ी अच्छी सीटें हैं, 368 है। अब देखिए एसओ जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं, तो अगर एसओ की सीटें काफ़ी ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है ना, आप चाह के भी नहीं निकाल पाओगे, क्लियर है। तो उनकी सीटें आपको पता है 76 हैं टोटल, और एएसओ जो हैं असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर हैं, ठीक है ना, उनकी 368 है। ये भी ग्रुप बी है, लेकिन ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ऊपर वाली गैजेटेड पोस्ट होती है। गैजेटेड पोस्ट कहने का सिर्फ इतना मतलब समझो कि आप जो होता है किसी, मतलब आपकी जो साइन होती है ना उसकी एक अलग वैल्यू होती है, ठीक है, आपकी जो एक साइन होती है वो अलग वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी पे लेवल 7 है, उसकी पे लेवल 8 थी, एसओ की पे लेवल 8 थी, इसकी पे लेवल 7 है, ठीक है ना। 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सेम कंडीशन है। यूनिवर्सिटी डिग्री आप कोई भी है, आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी हिंडरेंस, विदाउट एनी थॉट। एज लिमिट इसमें भी 33 ईयर रखा गया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है, ठीक है ना, कंसिडरिंग द कोविड एंड कंसिडरिंग द गैप ऑफ लास्ट CSIR एसओ एंड एसओ एग्जाम, ठीक है। चलिए अब जो नंबर ऑफ वैकेंसी, देखिए हर फॉर्म में यही होता है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड है वो आपको चेंज भी हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए जो आपने फॉर्म भरा उसको SNP स्टोर्स एंड परचेज, F&P फिनांस एंड अकाउंट में जो डालोगे या जनरल सीट से, उसमें ना आपकी प्रेफरेंस मांगेंगे ये लोग पोस्ट और कैडर के लिए, और ये जो प्रेफरेंस है वो सेक्शन ऑफिसर एसओ के लिए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के लिए मांगेंगे। दोनों में जो कैडर होगा, जैसे जनरल हो गया, फिनांस एंड अकाउंट्स हो गया, स्टोर्स एंड परचेज हो गया, ठीक है ना, वो आप दे दोगे, एलोकेट कर दोगे, लेकिन आपको ये मिलेगा आपको मेरिट कम प्रेफरेंस के आधार पर, ठीक है। आपने जो प्रेफरेंस रखा है उसके बाद मेरिट बनेगी, ठीक है। अब चलिए कैसे मेरिट बनेगी ये भी हम समझेंगे, लेवल ऑफ एग्जाम क्या होगा, एग्जाम की स्टेप्स क्या क्या होंगे ये भी समझेंगे, ठीक है ना। वैकेंसी की डिटेल जान लीजिए। सेक्शन ऑफिसर की जानते हैं हम लोग पहले, जनरल की टोटल 28 है, ठीक है ना। चलिए जनरल की टोटल देखा जाए तो 76 सीटें हैं, मतलब टोटल आउट ऑफ एसओ की। तो देखिए इसमें SC ST OBC EWS एंड UR का कैटेगरी दे रखा है, तो आप इसमें देख लोगे टोटल 76 में 37 आपको UR का है, EWS की 6 सीटें हैं और OBC की 19 है, इसी के साथ ST की 4 है और SC की 10 है, मतलब अच्छी खासी सीटें हैं इस लेवल के पोस्ट पे। एक हैंडसम सा आपको पोस्ट है, ठीक है ना, आप ये मत सोचना कि ये कम पोस्ट है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग एएसओ की बात कर ले, एएसओ में आपको टोटल 368 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 151, EWS की 35, OBC की 102, ST की 26 और SC की 54 सीटें हैं, ठीक है। ये एकदम ध्यान में रखना, अच्छी चीज़ें हैं। चलिए टोटल 444 सीट्स है, जिसमें 76 प्लस 368 आपको टोटल देखने को मिलेगा, ये समझिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये आपकी जो डिसेबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व OBC और EWS कैटेगरीज के लिए टोटल 500 हैं, 500 रुपीज़। वुमेन, SC ST PWBD, एक्स सर्विसमैन, CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए आपको ये यहाँ पे नील रखा गया है, ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग बात करें अपर एज लिमिट की, तो जैसा एज लिमिट नॉर्मल रहता है एज रिलैक्सेशन वैसा ही है, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको अपने अकॉर्डिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मेरा मेन एम है कि मैं कैसे सिलेबस को, स्कीम्स को डिमेंसिफाई करूं। चलिए अब देखिए स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप मॉडल देखते हैं। चलिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की भी बात कही गई कि हम 3 लेवल में पेपर लेंगे। पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा हमारा, पेपर 3 रहेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब चलिए पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। जनरल अवेयरनेस की बात कर ले अगर हम लोग, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना।
1 मार्क हर क्वेश्चन पे असाइंड होगा, नेगेटिव मार्किंग है 0.33 का, दैट इज 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये हो गया फिर 100 क्वेश्चन। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर ले यहाँ, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हो गया हमारा 100 क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स का ईच रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसका भी 0.33 होगा। टोटल कितना हो गया, 50 क्वेश्चन प्लस 100 क्वेश्चन, टोटल हो गया आपको 150 क्वेश्चन आपका टोटल हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट। अब मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, देखिए 2 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? 120 क्वेश्चन में 150 सॉल्व करने हैं, आपको 1 मिनट से भी कम मिल रहा है एक क्वेश्चन को देखने के लिए, तो आपका लेवल जो होगा ना समवॉट आप अगर देखोगे तो पीसीएस लेवल का ही होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं आगे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब पीसीएस मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, उसके नीचे चले जाओ एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल लेवल की, उससे नीचे मत जाना, सीजीएल से लेकर पीसीएस के बीच में रखना। पीसीएस के रेफरेंस ले लो तो यूपी पीसीएस की लेवल देख लेना एक बार आप, और हो सके तो बीपीएससी की देख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों लेवल यहाँ पे वैरी करेगा, इससे ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कभी मत सोचना कि ये यूपीएससी लेवल में, अगर आप सिर्फ पीसीएस की तैयारी करते हो तो भी आपको घबराने की बात नहीं होगी कि यहाँ पे क्या पूछ देंगे, कैसे पूछेंगे यार। 2 घंटे और 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, लेवल ऑफ क्वेश्चन आप समझ रहे हो, उसी अकॉर्डिंग होगा। फिर पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। देखिए बहुत, अभी मैं डेली शेड्यूल डालता हूँ ना, उसमें मैं डेली 10 क्वेश्चन डालता हूँ। क्यों डालता हूँ पता है? ऐसे एग्जाम जब आएंगे ना, तो आप भागे दौड़ करके 15 दिन में तैयारी नहीं कर सकते हो इनकी, इसके लिए आपको पूरा समय देना पड़ेगा। इसीलिए मैं डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को इंसर्ट करता हूं। तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें तो टोटल 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स होंगे सारे के, नेगेटिव मार्किंग होंगे इसके 0.33 सेम नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 200 क्वेश्चन होंगे और उसमें 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, मतलब 150 मिनट टोटल मिलेंगे। तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हाई बाई नहीं करना है, इसमें भी आपको सीजीएल लेवल को ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत से बहुत पीसीएस लेवल पर चले जाओ। अगर आपका मन कर रहा है, देखो रीजनिंग एप्टी की कोई वो नहीं है, आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज लगा लो, सीसेट के पेपर को लगा सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपको एक फियर भी खत्म होगा। बहुत लोगों को फियर रहता है कि अरे मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, तो अभी आपके पास 2 महीने है ना, आराम से कर लो इसको, या 1 महीने कंटिन्यू दे दो 10-10 क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है ना, कर सकते हो आप। पेपर 3 बात करते हैं। देखो पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई करोगे तो पेपर 3 में इंग्लिश, हिंदी और डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की डिस्क्रिप्टिव पेपर होगी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एसेज राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग और लेटर एप्लीकेशन राइटिंग की बात होगी। टोटल आपको मार्क्स होंगे 150 नंबर, टाइम मिलेगा 2 घंटे और 120 मिनट, ठीक है। फिर देखिए मैं दोनों की कंबाइंड सिलेबस बता रहा हूं, आगे जाकर मैं बताऊंगा आपको किसमें पेपर 1 देना, पेपर 2 देना, किसके लिए इंटरव्यू है, किसके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, सॉरी। चलिए इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में टोटल 100 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ ओनली सेक्शन ऑफिसर। अगर आपको सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर आप सेलेक्टेड हो तभी आपको इंटरव्यू देने की बात आएगी, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एएसओ के लिए, ठीक है ना। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होती है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको 100 मार्क्स कैरी करता है पोस्ट के लिए, ठीक है, एएसओ के लिए। और ये आप सीपीटी क्वालिफाई करोगे, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा सीपीटी, लेकिन आप एएसओ के लिए ही दोगे ये, ठीक है ना। अब देखिए पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, ठीक है ना। विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, मतलब दोनों पोस्ट के लिए आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कॉमन होगा, ठीक है ना। लेकिन इंटरव्यू और सीपीटी अलग अलग होगा। इंटरव्यू होगा आपको एसओ के लिए, सीपीटी होगा आपको एएसओ के लिए, ठीक है ना। चलिए, और जो सारे पेपर होंगे, आपके डाउट्स रहते हैं हमेशा कि लैंग्वेज क्या होगा, तो लैंग्वेज दोनों बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है वो आपको, जो पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है ना। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो भी होगा वो आपको अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, किसमें इंटरव्यू होगा, किसमें क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ऑफिसर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है उसको समझते हैं। पहले आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लाना है 350 में। 350 क्यों मैं बोल रहा हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 ऐड करके बता रहा हूँ, ठीक है। 150 और 200, ठीक है ना, उसमें आपको लाना है, तभी आपको पेपर 3 के लिए कॉल किया जाएगा। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लाएंगे उनको पेपर 3 के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। मतलब पेपर 3 मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बात हो रही है। उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे वो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लाएंगे पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 में, मतलब तीनों अब मिल जाएंगे। उसमें जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स होगा उनको, और ये मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स कितने में होगा, टोटल 500 मार्क्स में होगा, उनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब यहाँ 2 स्टेज में आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स को क्लियर करना पड़ेगा, मतलब कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इंटरव्यू जो होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल मार्क्स की बात कर ले सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे, तो वो टोटल 600 मार्क्स पे होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया।
अब देखिए जो फाइनल वेट लिस्ट होगा या सिलेक्शन लिस्ट होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किया है कैंडिडेट के उसके अकॉर्डिंग में। तो ये समझ लीजिए, पहले आपको पेपर 1 पेपर 2 क्लियर करना होगा। पेपर 1 पेपर 2 क्लियर करोगे तो आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 3 जब आप क्लियर करोगे तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन ऑफिसर के लिए, एसओ के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। सिंपल सी बात है, जो कैंडिडेट मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स को लाएंगे टोटल 350 से, दैट इज पेपर 1 और पेपर 2, ये आपको पता है, उनको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा सेम एज एसओ। फिर पेपर 3 के साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो ऐड हो जाएगा। सीपीटी जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो मार्क्स ऑब्टेन होगा सीपीटी में वो उसको ऐड नहीं किया जाएगा फाइनल मार्क्स में, ठीक है। यहां आपको इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन आपको यहां पे सीपीटी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स की बात कर ले एएसओ के लिए तो वो 500 होगा, ठीक है ना। सीपीटी को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। फाइनल मेरिट लिस्ट उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से बनता है, ठीक है ना। चलिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अभी भी एक चीज, एक नोट है, ठीक है ना, वो समझिए कि इन्होंने अभी ना फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि पेपर 1 पेपर 2 सेम डे पे होगा या डिफरेंट डेज पे होगा या फिर पेपर 3 को कब होल्ड किया जाएगा। ये सब अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है और इसको तभी लिया जाएगा जब ये लोग कितने बच्चे इस फॉर्म को फिल किए हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड लॉजिस्टिक को तभी डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा? सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात कर लें तो देखिए पेपर 1 की बात कर लेते हैं सबसे पहले। पेपर 1 जो आपको 150 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस में आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए, अगर आप मेरी चैनल फॉलो करते हो ना तो आपको जो मैंने घटना चक्र की इंडियन हिस्ट्री करा रखी है, कहाँ से कहाँ तक, तो आपको याद होगा 1905 से 1947। तो आपको यहाँ से बहुत सारा काम हो जाएगा, बहुत लाइफ ईजी हो जाएगा आपका। और उस लेवल से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला, आप एग्जाम दे के आओगे और फिर बताना मुझे, ठीक है ना। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, जो कि आप नॉर्मल पढ़ते हो, आराम से पढ़ते आओगे। देखिए, यूपीएससी और पीसीएस वालों को काफ़ी मजा आने वाला है इस एग्जाम में, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सीजीएल वाले नहीं भरेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को आप ही ले जाओगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा अच्छी तैयारी, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है ना। फिर इसी के साथ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, आप जैसे पढ़ते आ रहे हो वैसे पढ़ते आओ, डेली अपडेट करो। साथ साथ में कुछ मैगजीन आएगी, आई दृष्टि आएगी, वो मैं करा दूंगा पूरे साल भर का, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स यहाँ 100 हो गया। फिर इंग्लिश के लिए बात कर लेते हैं। देखिए, इंग्लिश के लिए तो घबराना नहीं है। सबसे पहले बात, बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो आप आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको एडिटोरियल पढ़ने की आदत है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैगजीन पढ़ने की आदत है, ठीक है ना। अगर आपका मान लो हिंदी बैकग्राउंड है तो भी आप इन 6 टॉपिकों को, जैसे कॉम्प्रहेंशन हो गया, डू एज डायरेक्टेड, दैट इज एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लोगे। कुछ नहीं करना है, रैंडम लिखना है, एक्टिव पैसिव, सीजीएल, एसएससी सीजीएल, आप बस खोलना और कर जाना। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो भी आप एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को लगा जाना, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रीपोजिशंस, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपको आज से कम 3-4 करके डेली करना होगा, ठीक है ना। और मजा भी आएगा करने में। मैं कॉलेज में क्या करता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि मेरा कोई एग्जाम था साइनो एंटो के लिए, लेकिन उससे क्या हुआ, मेरी वोकैब थोड़ी अच्छी हो गई, ठीक है। चलिए, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स आप देख सकते हो, फिर पंक्चुएशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेज आप कर लेना। ये टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। तो आपको बहुत ही क्लियर कट एकदम डिफाइंड सिलेबस है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले बंदे के लिए तो और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लूप में फंसे हो, पीसीएस दे रहे हो, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जा रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, कभी मेंस में बाहर हो जा रहे हो, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी अच्छी खासी है, लोकेशंस काफ़ी अच्छे मिलेंगे, तो आप उसको उसी तरीके से देखोगे। मेरे अकॉर्डिंग ईपीएफओ लेवल का एग्जाम है, ईपीएफओ से ज़्यादा अच्छा लेवल का एग्जाम है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि हमारा होने लगने वाला 2.5 घंटा इसमें, ठीक है ना। उसमें क्या क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे। टोटल मार्क्स 200 का होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के लिए आपको 25 क्वेश्चन देने होंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये पोर्शन काफी इजी हो जाता है। आप देखना कभी सीसेट का पोर्शन उठा के आप रीजनिंग वाले पोर्शन को सबसे पहले करने की कोशिश करते हो। फिर आप बात करोगे अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की। देखिए, इसमें कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो दिक्कत नहीं होगी, आप टेलीग्राम पर जुड़ो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी टॉपिक। ये भी आएगी आपको लगभग 25 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। देखो, घटना चक्र उठाओ, नहीं उठा सकते हो तो मेरे चैनल पे जाओ, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स में एक बिट अपडेट कर रखा हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बायो वाला सेगमेंट में स्टार्ट कर दिया हूँ, बायो, फिर ज्योग्राफी का जो बचा हुआ पार्ट है वो अपडेट कर दे रहा हूँ, बहुत जल्दी कर दूंगा, विद इन अ वीक कर दूंगा दोनों को, ठीक है ना। ये 25 क्वेश्चन होंगे। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत ही आसान है। देखो, इसमें एनवायरमेंट वाला सेक्शन होगा ना, उसको हम लोग ज़्यादा सर नहीं फोड़ेंगे। अगर आप यूपीएससी पीसीएस करते हो तब तो आप कर लोगे आराम से। इसकी एक पिक्टोरियल बुक आती है, वो मैं करा दूंगा, उससे आप कर लेना, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को देखो, आप
एक तो सबसे पहली बात है कि आपको इस पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा करंट अफेयर से ओरिएंट करके पढ़ना होगा, ठीक है ना। फिर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को देख लेंगे, उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखेंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस को देखेंगे, फिर नेशनल जियोग्राफी को देखेंगे, ठीक है ना। ये सारा 25-25-25 मिलकर के आपको लगभग 200 मार्क्स, मतलब टोटल 200 मार्क्स के हो जाएंगे। ये हुआ हमारा पेपर 2। और आप बताओ मुझे, अगर आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी कर रहे हो, क्या आपको ये लग रहा है भारी? मुझे तो नहीं लग रहा, ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा, तो आपको भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए पेपर 3 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 पेपर 2 करोगे, पेपर 3 बुलाया जाएगा, फिर आपको उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एसओ में, एएसओ में आपको सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 3 देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी जो पेपर है। देखिए ये भी मुझे लगा था स्टार्टिंग में देखे कि बहुत बच्चों को फील होगा कि ये अजीब सा है, क्या है, मतलब कुछ नया है। ऐसा नहीं है। ऐसे राइटिंग आप करते ही हो, बिल्कुल करते हो, नहीं करते हो एडिटोरियल पढ़ते हो, भाई वही है और कुछ नहीं है। 2 क्वेश्चन लिखने होंगे 100 मार्क्स के, ये सबसे अच्छी बात हो गई। प्रेसिस जो राइटिंग होता है इसके बारे में एक अलग से सेशन ले लूंगा, वो 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर लेटर एप्लीकेशन राइटिंग एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट को फॉलो करो, एक क्वेश्चन बनाओ और 20 नंबर लेके आओ। 20 नहीं तो 15-12 तो ले ही आओगे, एग्जाम तो क्वालिफाई कर दोगे। तो आपको इसको देख के तो बिल्कुल नहीं घबराना है, घबराना भी नहीं है एकदम। आपको ध्यान रखना है पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 1 और पेपर 2 आप जुड़ो अच्छे से, मैं इसको पूरा करा दूंगा, ठीक है। वैसे इंग्लिश तो आपको मैं बता दूंगा रेफरेंसेस की कहाँ से क्या रेफर करना है, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ, हिस्ट्री, इंडिया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, फिर आपको अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट, इंटेलिजेंस, हाँ एक मिनट, जनरल साइंस का पूरा पार्ट, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का पूरा पार्ट, ये सारे आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे 100%, ठीक है ना। तो आप देख लेना आपको जैसा लगे। तो ये था हमारा सिलेबस का पूरा ब्रेकअप। और देखना अगर आप इस सिलेबस को फॉलो करते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बहुत मजा, बहुत मतलब आप देखो तो एग्ज़ाम अब जैसा भी कंपटीशन हो, लेकिन एग्ज़ाम वैसा है कि आप इस तक आराम से रीच कर सकते हो, ठीक है। रीच करोगे तो आपके लिए बहुत लाइफ ईजी हो जाएगा, अगर आप ऐसे आइडियल बैठे हो तो, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरिट वेरिट की बात नहीं करेंगे, मेरिट वेरिट तो कंडीशंस होते हैं। एग्जामिनेशन सिटी आपको पता ही होगा, जहाँ जहाँ पे इनकी सेंटर से बेंगलुरु हो गया, अहमदाबाद हो गया, भोपाल, फिर ये सब बात करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली एनसीआर में सेंटर रहता ही है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन चीज़ों के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लेना, फिर कैसे फॉर्म फिल करते हैं ये सब बताना, ये सब बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको मैंने सिलेबस बता दिया। और देखो इसके अभी तक 2013 में पेपर हुआ था इसका, ठीक है, 2013 में हुआ था। तो 2013 वाला जो सिलेबस था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो अभी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर भी जो एसओ और एएसओ का पेपर था ना, वो मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप जाके सर्च भी कर सकते हो, IAS PCS सिंप्लीफाइड, ठीक है ना, सिंप्लीफाइड। देखिए इसकी तो लगभग मुझे लगता है कि 60-70% सिलेबस तो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। और वो भी नहीं कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी भी सोर्स से पढ़ा, मैं घटनाचक्र जैसे सोर्स से, जहाँ से आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो आप एग्जाम में आराम से बना के आओगे, ठीक है। तो इसको करो, CSIR एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी बात नहीं है। और अभी है, आपको पता ही है, इलेक्शन सीजन है, तो इलेक्शन में तो वैकेंसीज आएंगी, टूट के आएंगी। जब भी मौका मिले, जो भी मौका मिले ग्रैब करो, जितना मौका मिलता है उतना पढ़ाई करो, ठीक है। मेरी डेली शेड्यूल चल रही है, अगर आप उसको भी फॉलो कर रहे होगे ना तो अभी तक आपकी 60% या 50% सिलेबस तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी होगी, ठीक है। तो फॉलो करो चीज़ों को, ठीक है, और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ऐसा नहीं है कि आप हाइड करके फिर कवर होकर पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे टर्टल रेस नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे आप अगर शेयर करोगे, शेयर करना आता है ना, तो आपको अंदर से रिलीफ मिलेगा। और जो अंदर से रिलीफ मिलता है ना, तो एक टर्म होता है ब्लड प्रेशर एडजस्टमेंट, वो आपका एडजस्टेड रहेगा हमेशा, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में मूव करोगे जो कि आपको आगे जाके ईज पहुंचाएगा। देखो एग्ज़ाम निकालना ही हमारा फाइनल गेम नहीं है। एग्ज़ाम के बाद जो फंक्शन होता है ना, जो कुछ करवे लोग मिलते हैं लाइफ में, फिर प्रोफेशनलिज्म मिलता है, उस तरीके की चीज़ों को फेस करना भी बहुत बड़ी बातें होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम निकाल लिए फिर आराम से हो गया, चलो अब सैलरी आ रही है, आराम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ जाने के बाद जो इको सिस्टम होता है ना, उसको भी फॉलो करना पड़ता है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो MNCs में काम करते हैं, जिनकी सैलरी लगभग 50 LPA है, वो भी इन चीज़ों को फेस करते हैं, ठीक है। तो आप समझो इस चीज़ों को, ऐसा नहीं है, इकोसिस्टम को ध्यान देना होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट CSIR। आप भरिए इसको, जरूर भरिए। आप PCS UPSC दे रहे हो तो 100% भरो, CGL दे रहे हो तो 100% भरो, रेलवेज भी देते हो तो 100% भरो लेकिन जरूर, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। 10 साल पे आई है, 10 साल के बाद शायद आप क्या कर रहे होगे आप खुद जान लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।